हेलो एवरीवन, आज हम समझेंगे मृदा। तो हम चलिए मृदा के बारे में समझते हैं। मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी में किया जाता है। मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। हम देखते हैं मृदा की परिभाषा। मृदा की परिभाषा क्रस्ट की सबसे ऊपरी सतह जिसका विकास यांत्रिक रासायनिक अपक्षय अपरदन एवं जलवायु के तत्वों से निर्माण हुआ। तो जैसे हमने परिभाषा समझा कि क्रस्ट की सबसे ऊपरी सतह जिसका विकास यांत्रिक रासायनिक अपक्षय अपरदन एवं जलवायु के तत्वों से हुआ। यानी हम एक फिगर के थ्रू समझेंगे। जैसे कि हमारी ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, ये सबसे नीचे वाला भाग हो गया कोर, ये हो गया मेंटल, और ये सबसे ऊपर वाला हो गया क्रस्ट। इसे बोलते हैं भूपर्पटी, ये मेंटल और ये कोर। तो हम समझते हैं ये सबसे ऊपर वाला भाग है क्रस्ट का। यहाँ पर ये इस क्षेत्र में क्या होगा, वनस्पति भी होंगी। जैसे कि यहाँ जल की मात्रा भी होगी। ऊपरी वाले क्रस्ट में क्षेत्र में यहाँ पर वनस्पतियां होंगी और हवा भी होगी। ये सब तत्व पाए जाते हैं। जैसे कि हम एक एक करके समझते हैं। कुछ तो यानी मैकेनिकल, केमिकल, वेदरिंग, इरोजन, क्लाइमेट, ये सारे तत्व हैं वो मृदा के निर्माण के लिए यानी बहुत ही उत्तरदायी हैं। जैसे कि आप एक शब्द को समझेंगे अपक्षय, तो अब इसका वहां से अपक्षय हुआ, ठीक है, और वो अपने साथ बहुत सारी कंकड़ चट्टानें तोड़ करके लाई। जैसे कि हम समझेंगे इसे प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। के निर्माण में भाग लेने वाले कारक। तो इसमें कारक कौन कौन से हैं, मृदा में भाग लेने वाले कारक कौन कौन से, इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हमारा आ जाता है वो है चट्टान। क्या? चट्टान। चट्टाने यानी रॉक्स। और दूसरे नंबर पर आ जाता है हमारा यानी जलवायु। जलवायु यानी क्लाइमेट। तीसरे पे आ जाता है प्राकृतिक वनस्पतियां। प्राकृतिक
प्राकृतिक वनस्पति। और धरातलीय स्थिति, धरातलीय स्थिति। और 5वें नंबर पे समय। सरकम स्टेट ऑफ सरफेस। ये सारे आ जाते हैं नेचुरल वेजिटेबल। ये सारी वनस्पति, ये सारे कारक हैं वो मृदा निर्माण के लिए बहुत ही उत्तरदायी हैं। आइए हम एक एक करके इन सबको समझते हैं। जैसे हम समझेंगे, जैसे धरातल पर फैली चट्टानें, का अपक्षरण होने से मृदा का निर्माण। जैसे कोई चट्टान, आगे हम देखते हैं जैसे कि हिमालय है। हिमालय से जो नदियां निकलती हैं वो सदा उनका जल बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ता है। और उसका जल जब तीव्र गति से आगे बढ़ता है तो होता क्या है कि वो अपने साथ बहुत सारी चट्टानों को काट के लाती हैं। और ला करके धीरे धीरे जब वो मैदान में प्रवेश करती हैं तो उनका जो जल का बहाव है वो धीमा पड़ जाता है। और धीमा पड़ने के कारण उसमें क्या है, जो भी वो साथ लेकर आती है वो धीरे 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 छोड़ते हुए आगे चली जाती हैं। तो समझते हैं नदियों द्वारा लाए गए अवसादों का निक्षेपण के द्वारा मृदा का निर्माण। इसके द्वारा भी मृदा का निर्माण होता है। आगे हम देखते हैं दूसरा कारक कौन था जलवायु। जैसे दूसरा है हमारा जलवायु। जैसे किसी स्थान की जलवायु ठंडी है, यदि किसी स्थान की जलवायु ठंडी है तो वहां के खनिज और रसायन जमीन में अंदर धंस जाते हैं। और मृदा उपजाऊ बनी रहती है।
यदि किसी स्थान की जलवायु ठंडी है या नम है तो वहां पर होता क्या है, वहां के जो खनिज हैं और रसायन हैं वो जमीन में धस जाते हैं और मृदा में मतलब भारी मात्रा में उर्वर बनी रहती है। इसके ठीक विपरीत क्या होता है, अगर वर्षा हुई, कहीं बहुत अधिक मात्रा में वर्षा हुई तो उस क्षेत्र में क्या होता है, यदि किसी स्थान पर अधिक वर्षा होने के कारण वहां के खनिज तत्व बहकर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। और होता क्या है, और वहां की मृदा में खनिज तत्वों की कमी हो जाती है। हमने चट्टानों को समझ लिया, जलवायु को समझ लिया, अब हम आगे के तत्व को समझेंगे। धरातलीय स्थिति, तो तीसरा फैक्टर है हमारा धरातलीय स्थिति क्या है। तो धरातलीय स्थिति में दो ही फैक्टर होते हैं जो मृदा को इफेक्ट करते हैं। तो तीसरा है धरातलीय स्थिति। धरातलीय स्थिति क्या है, इसके माध्यम से उच्चावच और ढाल उच्चावच और ढाल जल की दशा और दिशा दोनों को निर्धारित करते हैं। अब कैसे करेंगे, जैसे कहीं ऊंचाई है और ढाल तीव्र है तो उसी जहां पे ढाल तीव्र है उसी दिशा में ही नीचे की तरफ जल का प्रवाह तेज हो जाएगा, और जिस तरह ऊंचा है तो वहां पर जल नहीं चढ़ेगा। इसीलिए कहते हैं उच्चावच और ढाल जल की दिशा और दशा दोनों को निर्धारित करते हैं। आगे क्या होता है, और अपर्दन भी उच्चावच और ढाल से ही निर्धारित होता है। जैसे कि यहाँ देखते हैं ये कोई ढाल है तो यहाँ तो जल चढ़ नहीं जाएगा, यहां से गिरेगा तो ये नीचे ही जाएगा, इधर से ही नीचे ही आएगा। तो उच्चावच और ढाल दोनों ही क्या करते हैं, जल की प्रवाह की दिशा को निर्धारित करते हैं। दूसरा क्या है कि जैसे कि हमारा आगे वाला फैक्टर देखते हैं, हमारा प्राकृतिक वनस्पतियां। चौथा है प्राकृतिक वनस्पतियां। तो प्राकृतिक वनस्पतियां क्या हैं देखते हैं फ्रेंड। जैसे कि अगर हमारी ये वाला क्रस्ट वाला क्षेत्र है और यहाँ पर कोई पेड़ पौधे खड़े हैं, अगर ये पत्ता गिराएंगे तो इस जमीन पर गिरेगा, जैसे जमीन पे गिरा
और जमीन में क्या हुआ, ये दब गया तो सड़ गया। इससे क्या होता है, हमारी मृदा के लिए यानी उर्वरता प्राप्त होती है। तो इससे प्राकृतिक वनस्पतियों के पत्तों से मृदा की, लास्ट है हमारा प्राकृतिक यानी समय। जैसा कि चट्टानों को देख लिया, जलवायु को देख लिया और प्राकृतिक वनस्पति को देख लिया, धरातल को भी देख लिया। अब है हमारा समय। तो समय के अंतर्गत क्या है, यानी मृदा निर्माण के लिए, मिट्टी के विकास के लिए 4 फेजों से होकर के गुजरना पड़ता है। मिट्टी का विकास 4 अवस्था से गुजरता है। कौन कौन सी हैं वो 4? नंबर 1 शैशवावस्था, दूसरी है किशोरावस्था, तीसरी है प्रौढ़ावस्था, और चौथी है हमारी वृद्धावस्था। इन 4 फेजों से होकर के गुजरना पड़ता है। आइए हम आगे देखते हैं मृदा का वर्गीकरण। तो मृदा का वर्गीकरण किस आधार, कितने प्रकार से हुआ है। मृदा का वर्गीकरण ये 8 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 जलोढ़ मृदा, नंबर 2 काली मृदा, नंबर 3 लाल मृदा, नंबर 4 लैटेराइट मृदा, और 5वें नंबर पर है यानी वन एवं पर्वतीय मृदा। नंबर 6 है शुष्क एवं मरुस्थलीय मृदा। नंबर 7 है लवण एवं क्षारीय मृदा। और नंबर 8 है दलदली यानी पीठ एवं दलदली मृदा। थैंक यू फ्रेंड। आगे वाले लेक्चर में हम एक एक करके इन 8 मृदाओं को विस्तार से पढ़ाएंगे। थैंक यू।